गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलिए आइए इसको समझते हैं। इट डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। प्लैनेट्स कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए, वो एक्सप्लेन करता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर ने इस चीज को पूरा समराइज किया बाय थ्री लॉज, जिनको केपलर्स थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पहले दो लॉ अपनी बुक एस्ट्रोनोमिया नोवा में एक्सप्लेन किए, जो कि 1609 में पब्लिश हुई थी। बाद में उन्होंने थर्ड लॉ एक्सप्लेन किया अपनी सेकंड बुक में, जिसका नाम था हार्मोनिस मुंडी। तो चलिए समझते हैं ये तीनों लॉ क्या हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। कैपलर्स फर्स्ट लॉ ये कहता है ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन इज इन वन ऑफ द फोकाई। फोकाई फोकस का प्लूरल होता है। इस लॉ को समझने से पहले हम इलिप्स की शेप को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके सामने है ओवल शेप्ड की जो फिगर है उसको इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स के दो फोकल पॉइंट होते हैं, उनको फोकाई बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इलिप्स है ओवल शेप्ड का। इसके दो फोकस हैं, ए एंड सी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इन दो फोकल पॉइंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये मेजर एक्सिस पर लाई करते हैं। जो इलिप्स का जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है सेंटर से जो पास हो रहा है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सेंटर से जो पास हो रहा है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों फोकल पॉइंट्स मेजर एक्सिस पर लाई करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, इन फोकल पॉइंट्स की क्या खासियत है। ये सर्कमफ्रेंस है इलिप्स का, जो बाउंड्री है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इस पे मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लिया मैंने पॉइंट बी ले लिया। इस पॉइंट बी को मैंने दोनों फोकल पॉइंट से जोड़ दिया, दैट इज ए बी और फिर सी बी। इन दोनों को जोड़ दिया, ए बी प्लस सी बी। मैंने इनको इनका सम ले लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है। उसी तरह मैंने कोई भी दूसरा पॉइंट ले लिया बाउंड्री पर, मान लेते हैं मैंने एक्स पॉइंट ले लिया, और इसको भी दोनों फोकल पॉइंट्स के साथ मैंने जोड़ दिया, ए एक्स एंड एक्स सी। ए एक्स और एक्स सी का डिस्टेंस भी मैंने ले लिया, टोटल कितना है। अब ए बी प्लस सी बी और ए एक्स प्लस सी एक्स का जो मैंने डिस्टेंस निकाला था वो बराबर आएगा। तो इन दोनों फोकल पॉइंट्स की ये खासियत है कि अगर बाउंड्री पे कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट लेंगे, अगर उन दोनों पॉइंट्स को फोकल पॉइंट्स के साथ जोड़ा जाएगा तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा सेम आएगा। दैट इज ए बी प्लस बी सी वुड बी इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स सी। उसी तरह आप भी कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पे भी बाउंड्री पर, आप इस तरीके से उसका सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये यूनिक फीचर होता है फोकल पॉइंट्स का इलिप्स के केस में। और जो सर्कल है वो इलिप्स का ही स्पेशल केस है। अब देखिए, अगर मैं इसको जो बल्जिंग पॉइंट्स है वहां से मैं अगर इसको कंप्रेस करता हूँ, यहाँ से और यहाँ से दबाता हूँ और इसको मैं सर्कल शेप में लाने की कोशिश करता हूँ, तो ये दोनों फोकल पॉइंट्स ए और सी आपस में पास आते चले जाएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा सर्कुलर शेप का हो जाएगा, ए और सी आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। ये दोनों फोकल पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, तो वो बन जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। जितने फोकल पॉइंट्स दूर होंगे उतना ऑर्बिट इलिप्टिकल होगा, जितने पास होंगे ऑर्बिट उतना सर्कुलर शेप का ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो पहला लॉ ये कहता है जो ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स के, जैसे अर्थ जिस ऑर्बिट में जो पाथ फॉलो कर रही है सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए, वो इलिप्टिकल शेप का है, इलिप्स है। और इलिप्स के दो फोकल पॉइंट होते हैं, किसी एक फोकल पॉइंट पे सन लोकेटेड है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन इज इन वन ऑफ द फोका। चलिए आइए सेकंड लॉ समझने की कोशिश करते हैं। Kepler's second law. The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. ये ठीक है, स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली लेकिन समझ अभी नहीं आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ और सन का एग्जांपल लेते हैं। अर्थ इज अ प्लैनेट, सन हमारा स्टार है। अर्थ का जो ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल शेप का है, एंड सन इज लोकेटेड इन वन ऑफ द फोकस, किसी एक फोकस पे ये लोकेटेड है। कुछ इस तरीके से है, धरती सन के इर्द गिर्द इस तरीके से चक्कर लगा रही है, जो पाथ वो फॉलो कर रही है वो इलिप्स है। अब मान लेते हैं, और जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने वो ले लिया। अब ये सेंटर है सन का, वो इज द सेंटर। और हमने एक पॉइंट ले लिया पॉइंट वन, यहां से अर्थ की मूवमेंट को हमने ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया।
फॉर एग्जाम्पल मैं टाइम लेता हूँ 45 डेज। अर्थ हमारी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर आ जाती है। मैं फिर से पॉइंट ओ से पॉइंट 2 को ज्वाइन कर देता हूँ। अब मेरे पास पहले रेडियस वेक्टर ओ से 1 तक का था। आफ्टर 45 डेज मेरे पास आ गया ओ से 2 तक का। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो एक ट्रायंगल मुझे देखने को मिलता है, जिसका एरिया मैंने मान लिया ले लिया ए। उसके बाद पॉइंट 2 से अगले 45 दिनों तक मैं फिर से अर्थ की मूवमेंट को ट्रैक करता हूँ, और 45 डेज के बाद वो पॉइंट 3 पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो पॉइंट 3 पर पहुंची, मैंने रेडियस वेक्टर ओ से पॉइंट 3 को जोड़ दिया। अब मेरे पास एक ट्राइंगल और आ गया, जिसको मैंने बी नाम दे दिया, और उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर पॉइंट 3 से अगले 45 दिनों तक हम अर्थ की जो मूवमेंट है उसको देखते हैं, और 45 दिनों बाद वो पॉइंट 4 पर पहुंच जाती है। फिर मैं रेडियस वेक्टर ओ से पॉइंट 4 को जोड़ देता हूं, और मेरे पास तीसरा ट्राइंगल आ जाता है। उसको मैंने उस ट्राइंगल का एरिया सी लिखा, और एक बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट ये निकलता है कि तीनों का एरिया, दैट इज एरिया ए, एरिया बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी, तीनों इक्वल निकल के आते हैं, प्रोवाइडेड हमारा टाइम पीरियड सेम रहे, जो कि था। टाइम पीरियड हमारा 45 डेज था। एक से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में 45 डेज, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक जाने में 45 डेज, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 तक जाने में 45 डेज। ये टाइम आप कितना भी ले सकते हैं। हमने अज्यूम 45 डेज किया है। कोई भी टाइम पीरियड अज्यूम कर सकते हैं, 1 डे, 1 आवर, 100 डेज, बट द टाइम पीरियड हैज टू बी कांस्टेंट। जब टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, तो जो रेडियस वेक्टर जो एरिया ट्रेस करेगा इस कांस्टेंट टाइम पीरियड में, वो एरिया इक्वल होगा। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ये सन और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर, या कैपलर्स सेकेंड लॉ। The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of। चलिए आइए थर्ड लॉ समझते हैं। The square of period for revolution of the planet is directly proportional to the cube of the average distance between the planet and the sun। जो planet रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। उसका अगर मैंने स्क्वायर कर लिया, और उसका जो एवरेज डिस्टेंस है, दूसरा केस, और एवरेज डिस्टेंस जो है प्लैनेट का सन के सेंटर से, उसका मैंने क्यूब कर लिया, और उसकी अगर मैं रेशो निकालूंगा वो कांस्टेंट आएगी। या जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल करके समझते हैं, कैलकुलेट करके समझते हैं। दी अंडरस्टैंडिंग वुड बी मोर क्लियर। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, उसको 365.2 डेज लगते हैं, या ईयर में बात करूं तो 1 साल लगता है। और जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, दैट इज अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर है, या मैं बोल सकता हूँ 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर्स। इसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो मैंने एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिफाइन कर दिया। अब इसकी रेशो निकालते हैं। ये टाइम पीरियड है 1 ईयर, 1 का स्क्वायर किया 1 ही आया, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्यूब किया तो 1 आया। तो इसकी जो रेशो निकल के आई वो 1 ही आई, 1 ईयर स्क्वायर बाय क्यूब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यूब। तो इसकी रेशो 1 ही निकल के आई। उसी तरह अगर मैं वीनस की बात करूं, वीनस का जो टाइम पीरियड है 0.615 अर्थ ईयर के बराबर है, 225 डेज है। अगर मैं 225 को 365.2 से डिवाइड करता हूँ तो 0.615 अर्थ ईयर निकल के आता है। और उसका जो एवरेज डिस्टेंस है 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वीनस कंपैरेटिवली पास है सन के अर्थ के मुकाबले। और मैंने उसी तरह टाइम पीरियड का स्क्वायर किया, 0.615 का स्क्वायर किया, और इसका जो एवरेज डिस्टेंस है 0.72 का क्यूब किया। फिर इन दोनों की जो रेशो निकाली वो 1.01 आई। उसी तरह मार्स की हमने निकाली 1.01 आई। जुपिटर की हमने निकाली, उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्टेंस जुपिटर का सन से, उसका क्यूब किया, और तो हमारी जो रेशो आई वो 1 आई। तो आप देख सकते हैं कि रेशो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये भी एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था, जिसको कैपलर्स थर्ड लॉ बोला गया। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, जो टाइम पीरियड है प्लैनेट का, उसका स्क्वायर किया, और
जो उसका एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से, उसका हमने क्यूब किया। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो ये थर्ड लॉ है, जिसको कैपलर्स थर्ड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फटाफट समराइज कर लेते हैं। समरी: ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन इज इन वन ऑफ द फोकाई। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। सेकेंड लॉ ये कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो लाइन ज्वाइन कर रही है सन को और प्लैनेट को, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। And the third law states the square of the period of revolution of the planet is directly proportional to the cube of the average distance between the sun and the planet. That is t square, time period planet ka around the sun, t square is directly proportional to d cube. D is the average distance between the planet and the sun. अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps unequal area in equal interval of time. Is this true or false? Second one for you. The period of revolution of Saturn around the sun is 29.5 Earth years, जिसको T से रिप्रेजेंट किया टाइम पीरियड है, एंड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन इज 9.54 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। आपको पता लगाना है टी स्क्वायर बाय डी क्यूब की रेशो क्या होगी, जो कि अभी हमने कैपलर्स थर्ड लॉ में समझा है। वही लगाना है आपको और इसकी रेशो पता करनी है। अब इसको पॉज कीजिए और क्विज अटेम्प्ट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स कैपलर्स के तीनों लॉ आपको क्लियर हुए होंगे और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।